चलिए नेक्स्ट जो है मेरे बच्चा, अभी हमने एक टर्म पढ़ा कि एक होता है लेमिनार फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। दो फ्लो होते हैं। तो लेमिनार फ्लो बड़ा इजी है, मस्त है, आराम से आपकी जो एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करता है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो जो है बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्टेज कर देता है। अब ये सिर्फ यहां नहीं, हर जगह पर है। टर्बुलेंट फ्लो, अगर एयर जो आपके आसपास जो एयर चल रही है बड़े आराम से स्मूथ से एयर आए तो बड़ा मजा आता है कि एयर टच हो गई, लेकिन वही अगर टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, जब हाई वेलोसिटी से अगर विंड यहाँ पे आती है, भागते हो हम सारे, वहां इंसान की औकात पता लगती है कि हवा के सामने भी हम कुछ नहीं है, वो भी उड़ा के आपको लेके जा सकता है। हमें लगता है कि हम इंसान बड़े खतरनाक ही है, हवा जब आती भागते हो सारे, ठीक है। तो वहां पे टर्बुलेंट आने लग जाता है, टर्बुलेंट बनने लग जाता है। लेकिन अब मेन बात आती कि पता कैसे लगे कि कोई फ्लो टर्बुलेंट होगा या लेमिनार होगा। हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, किससे निकाल सके। अगर मैं कहूं कि एक पाइप है मेरे पास और इस पाइप के अंदर फ्लो करना है फ्लूइड को, ठीक है, इस पाइप के अंदर फ्लो करना है। अब मुझे यहां से पानी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे ब्लड हो, कुछ भी हो, आपको फ्लो कराना है। अब डिपेंड क्या करेगा कि हमें कोई एक फॉर्मूला दे दीजिए जिससे हमें पता लगे कि क्या क्या पंगे हो सकते हैं, क्या क्या इसकी वैल्यू चेंज करें और हम बच सकते हैं कि लेमिनार के अंदर रहें, और टर्बुलेंट हो जाए तो क्या ना करें। जैसे कि सबसे बड़ी खतरनाक चीज है वेलोसिटी। आपकी मम्मी, आप स्कूटर चलाओ, आप बाइक चलाओ, कुछ भी, आपकी मम्मी को पता है कि वेलोसिटी ही खतरनाक है। एक ही चीज वो कहती है कि कम स्पीड पे चलाना, और हमें नहीं पता लगता जब तक हम कहीं लग नहीं जाती है हमारी, जब लगती है तब पता लगता है वेलोसिटी क्या चीज है। तो यहां पे सबसे बड़ी खतरनाक चीज है वो वेलोसिटी। और इसमें नहीं, लॉज ऑफ मोशन में जहां भी आप जाओगे ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लो, कोई और देखो, सब में वेलोसिटी ही तंग करती है। वेलोसिटी को कंट्रोल रखोगे सब कुछ ठीक रहेगा। एक होता है कि वेलोसिटी इसके मेन डिपेंड कर रही है, एक होता है कि यहां पे जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी क्या है। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है वो भी हम देखेंगे, और ये भी डिपेंड करेगा कि इसका डायमीटर कितना है, कि पाइप मोटाई कितनी है इसकी, छोटी पाइप है, बड़ी पाइप है, उसी के हिसाब से हमारा होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक वर्ड है क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी। हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या, वो वेलोसिटी जहां पे जाकर हम देख सके कि यहां से ज्यादा अगर ऊपर जाएंगे तो ये जो है लेमिनार से टर्बुलेंट में चला जाएगा। हमें एक लिमिट पता लग जाएगी, हम पंगे नहीं लेंगे। तो हमें भी लिमिट पता है, हमने सारी जगह लगा रखा है कि स्कूटर 45 पे चलाओ, कार 60 पे चलाओ। क्यों? उनको पता है कि यहां से लेमिनार फ्लो बनता है। क्रिटिकल वेलोसिटीज है ये। आप सच में 45 पे स्कूटर चलाओ, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ना दिमाग पे टेंशन होगी, ना आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आप यही आप 80-90 पे चलाओगे, 100% चांस दिमाग में भी ये टेंशन रहती है कि कहीं ठुक ना जाए, और यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो भी हो जाता है, दोनों चीजें हो जाएंगी। तो हम एक क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेंगे जिससे हमें पता लग जाए। अब हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल वेलोसिटी को देखना है कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो हमारा ईटा पे भी डिपेंड कर रहा है, वो हमारा ये वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी भी है, एक हम कहें एक और वर्ड है डेंसिटी। एक क्या है, डेंसिटी, एक है डेंसिटी, ये मेन चीज है। तो वेलोसिटी जो है हमारा वो डिपेंड किस पे ऊपर कर रहा है, वेलोसिटी ईटा पे भी डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे भी, और डायमीटर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमारा क्या करेंगे कि डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और डायमीटर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो तीन चीजें हमारी आ जाएंगी, हम डायमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी वैल्यू निकाल लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला से एनालिसिस कर सकते हैं हम, ठीक है, आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं। तो यहां पे आपके पास a पावर b, जिसको आता है वो करिए, जो नहीं कर सकता वो इस तरफ देखिए। हम क्या करेंगे, यहां पे एक कांस्टेंट लगाएंगे जो हम इस तरह से n लिख देते हैं। अब ईटा जो है, ईटा की पावर a, और हमारे पास जो है डेंसिटी रो जिसकी पावर b, और डायमीटर की पावर c। अब यहां पे क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, लेंथ पर यूनिट टाइम। तो हम देखेंगे इस तरह से लेंथ पर यूनिट टाइम, और यहां पे n आ जाएगा, और यहां पे क्या है हमारा ईटा। अब ईटा जो है उसका अगर देखेंगे तो ml-1 t-1, ये इसके डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर देखेंगे तो m1 l-1 और t-1 और पावर इसकी a,
और अब हमारे पास रो क्या है, वो होता है मास पर यूनिट। हमारे पास किलोग्राम अगर बात करें तो किलोग्राम क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो ml-3, तो ये हमारे पास आ जाएगा ml-3 और पावर b। अब डायमीटर जो हम क्या है लेंथ है, तो लेंथ की पावर c। तो हम ये तीनों चीजें हम रख लेंगे और हमारे पास इसको सॉल्व करना है, जस्ट जिसकी पावर जो है उसको इक्वल रख लेंगे। हम यहाँ पे क्या है m0, तो m0 है, l1 है, t-1 है। अब m की पावर क्या है, a प्लस b, और हमारे पास m नहीं है और कुछ नहीं है m, चलिए तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। m नहीं है, l देखिए l है -a -3b प्लस c, ठीक है, ठीक है बेटा, यहां पे सही है। और t की पावर, अब t देख लीजिए कोई है इसमें से, ये रहा -a, बस। अब हमें क्या करना है, t जो है, t हम देखेंगे तो हमारे पास -a और यहाँ पे -1, -a इक्वल टू -1, तो +1 आ जाएगा, तो a हमारे पास 1 आ गया, सिंपल सी बात। अब हमारे पास m की पावर देखें तो a प्लस b है इक्वल टू m, तो 0 है, तो 0, a कितना है 1, तो हमारे पास b आ गया -1। अब हमारे पास लास्ट, हमारे पास तीसरा कौन सा रहता है, ये वाला -a -3b प्लस c इक्वल टू 1, ठीक है। अब मेरे पास कितना है, ये है -1, ये है -3b -3 और b कितना है -1, तो ये प्लस c इक्वल टू 1। अब देखेंगे -1 प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो ये आएंगे, तो ये हमारे पास 2 आ गया प्लस c इक्वल टू 1 आ गया, तो c 1 - 2 इक्वल टू -1, ठीक है, तो c -1 आ गया, ठीक है, आपका सही आ गया। तो यहां पे जस्ट हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई, a b c हम पुट कर देंगे। हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी में हम देखेंगे तो n ईटा पावर a मतलब 1, और हमारे पास रो है, रो की पावर b, तो रो जो है -1, ठीक है, ये -1, और d क्या है c, तो d है -1। तो हम अगर देखें तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, n हमारे ईटा इस तरह से नीचे आ जाएगा, रो और d, और vc बन जाएगा। इसमें बेटा ये -1 है, ये भी -1 है, नीचे आ गए। अब हमें क्या निकालना है, ये n निकालना है। अब n निकालने के लिए क्या करेंगे, बाकी सब कुछ उधर ले जाएंगे, तो ये क्या आएगा, vc रो d अपॉन ईटा, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। तो ये नॉर्मली अगर आप कहीं और बुक्स में देखते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो यहां पे आ जाता है कि ये एक डायमेंशनलेस नंबर है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसकी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाता है रो वी डी बाय म्यू बोल देते हैं हम। कुछ बुक इसको म्यू बोलती है, कुछ बुक इसको ईटा बोलती है। तो आप इसका अगर ऐसा देखने को मिले तो भी घबराना नहीं है, एक ही बात है। और इसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, इसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। और ये डिसाइड कर देता है हमारे पास कि हमारे भाई साहब कितना एमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। इसमें अगर वैल्यू डालोगे, अगर आपको सर मैं पानी यूज कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास एक डायमीटर है पाइप का, कोई गिवन डायमीटर है, क्योंकि आप पाइप बनाने से पहले ही आपको पता ही होगा मैं इतनी बड़ी पाइप बनाने वाला हूं, तो आपके पास पाइप का डायमीटर होगा ऑलरेडी। यहां पे मैं मान लीजिए कुछ कह देता हूं कि 20 mm की पाइप है, 20 mm डायमीटर की पाइप है, तो आपको पता लग गया डायमीटर। वेलोसिटी आपके हाथ में है, कहां पे, पंप की स्पीड से, कितनी पंप की स्पीड रखनी है। डेंसिटी आपके हाथ में नहीं है, क्यों, पेट्रोल यूज कर रहे हो तो 760 होगी ही होगी, पानी यूज कर रहे हो तो 1000 होगी ही होगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डेंसिटी आपकी फिक्स है, आपका डायमीटर फिक्स हो गया, म्यू भी फिक्स है, क्योंकि पानी का जो म्यू होगा आप चेंज नहीं कर सकते, एक ही चीज रहेगी आपके हाथ में, वी, उसको कंट्रोल करो। और हमारा फ्लो चाहे लैमिनार बना लो चाहे टर्बुलेंट बना लो। आप पानी जब आप कभी ना टैप खोल के देखो, धीरे से पानी खोलोगे लेमिनार फ्लो हो जाएगा, यही आप फुल स्पीड कर दो पूरा टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा। तो वेलोसिटी आप हैरान हो जाओगे, जिंदगी में हर जगह वेलोसिटी आपको तंग करेगी। जितने भी फिजिक्स के लॉज पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे, सिर्फ वेलोसिटी तंग करेगी।
वही आपके हाथ में है। ये थ्रॉटल, स्कूटर का थ्रॉटल हमारे हाथ में है। चाहे लैमिनार फ्लो में चलते रहो चुपचाप अपनी लेन में, चाहे पंगे लेने के लग जाओ। अब लड़कों का क्या होता है, उनको पता ही नहीं, पता नहीं क्यों मजा आता है। एक तो गलत चलाना है ना, हेलमेट डालना नहीं, ऊपर से टेढ़ा करना है, ऊपर से कभी भी किधर भी टर्न कर लेना है। वेलोसिटी भी हमारे हाथ में, लेकिन ये हाथ में नहीं है, ये कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इसको कर लो। आगे चलते हैं। अब है बेटा नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी वर्ड ही ऐसा है जो कंटिन्यूसली चलता रहे, कंटिन्यूसली चलता रहे। तो हमारे एक फ्लो हम दिमाग में रखते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक पाइप है, इस तरह से कोई भी पाइप बना लेते हैं, किसी भी शेप की बना सकते हो, कैसी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीधी बनाओ टेढ़ी बनाओ कुछ दिक्कत नहीं है, ये इस तरह से बना दीजिए। आपको अगर लगता है तो ऐसे बना दीजिए, सिंपल बना लीजिए। लीजिए मैं मान लो कि यहां से पानी फ्लो कराता हूं पूरा फुल भर के, यहां से फुल भर के अगर मैं यहां से 5 लीटर पानी डालूंगा तो यहां से कितना निकलना चाहिए? 5 लीटर ही निकलना चाहिए, अगर कोई लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल सा है। तो यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। बताओ, इतनी सी बात है। और इसको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, और दिमाग हमारा अब कंफ्यूज कहां करता है, ये देखो। ये कहता है कि इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि मास फ्लो रेट होता है, मास फ्लो रेट। इसका मतलब क्या है कि कितना मास फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। वो 1 पॉइंट पे भी उतना ही होगा मास फ्लो रेट, और 2 पॉइंट पे भी उतना ही होगा मास फ्लो रेट। मतलब पर सेकंड कितना आपने यहां से मास एंटर करवाया, पर सेकंड उतना ही मास उधर से भी बाहर आना चाहिए। अगर कोई लीकेज नहीं है, ऑब्वियसली धक्का मारेंगे, वो निकलना पड़ेगा। दिक्कत हमें तब आती है, समझ नहीं आती, जब हमें ये शेप कुछ इस तरह से दे देते हैं कि भाई साहब यहां तो ऐसे है और आगे जाके एरिया छोटा हो गया, एरिया छोटा हो गया। अब थोड़ी सी चीज गड़बड़ा जाती है। कैसे? यहां से आप इतने बड़े एरिया में से निकल रहे हो, मैं कहूं यहां से एक सेकंड में मान लीजिए 2 लीटर पानी अंदर एंटर कर रहा है, और यहां से भी 1 सेकंड में 2 लीटर पानी बाहर आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहां पे वेलोसिटी कम होगी क्योंकि बड़ी जगह है, आराम से जाएगा। यहां अगर उतना ही पानी बाहर निकलना है, 1 सेकंड में भाग के निकलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आ पाओगे बाहर। उतना ही बाहर आना है तो यहां से वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें समझा देती है कि जितना आप मास एंटर कराओगे, मास फ्लो रेट उतना ही यहां पे होगा जितना ही यहां पे होगा। अगर मैं 1 पॉइंट कहूं इसको कि ये नंबर 1 पॉइंट है और ये नंबर 2 पॉइंट है, तो मास फ्लो रेट जो है, मास फ्लो रेट वो दोनों पॉइंट पे सेम होगा। तो इसको मैं एम डॉट लिख देता हूं। बुक्स कई लिखती हैं, मैं लिख देता हूं एम डॉट। कुछ बुक्स इसको एम डॉट लिखती, कुछ नहीं लिखती। डॉट 2 डॉट का मतलब सिर्फ इतना है, मास फ्लो रेट टाइम से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूं, एम, ये हमारे पास टाइम से डिवाइड करते हैं, मास तो उतने का उतना ही है तो टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या है, हम 1 और 2 की बात करें उससे पहले मैं आपको समझाऊं मास क्या है। अब मास अगर कहें तो डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊं तो वॉल्यूम इक्वल टू मास हो गया, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब लेकिन अगर मैं देखूं वॉल्यूम होता क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर मैं लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो वॉल्यूम आ जाएगा। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करूं तो एरिया आ जाएगा, और एरिया इंटू हाइट। हाइट मतलब लेंथ ही होगी, वो भी लेंथ ही है। तो मैं करूंगा क्या, रो इंटू एरिया। एरिया मतलब A1 कह दूंगा इसको, A1 यहां का एरिया A1, और ये है हमारे पास L1 लेंथ L। तो मैं अगर कहूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। अब मैं मास की जगह पे यहां पे लिख दूंगा रो A1 L बाय T। ये वाला M की जगह पे ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला। यहां से कोई दिक्कत इसमें? हाँ, वॉल्यूम की जगह पे A1 इंटू L लिख दिया, वही चीज थी। लेकिन आपको पता है कि लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो रो A1 V1,
ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है यहां पे मास फ्लो रेट का, मास फ्लो रेट का। अब ये जो है ये फॉर्मूला बन गया है मास फ्लो रेट ही, लिखने का तरीका कुछ अलग है। कारण डेंसिटी हमें पता होती है किसी भी चीज की, एरिया हमने खुद बनाया है, वेलोसिटी हमारे हाथ में है। अब मतलब ये है कि अगर मेरा 1 पॉइंट पे भी m1 डॉट इक्वल टू m2 डॉट है तो इसका मतलब है यहां पे डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल आएगा। अगर यहां से मैं कहूं कि मेरे पास एक चीज बड़े ध्यान से समझना, एक होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड, एक होता है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड जिनको आप कंप्रेस कर सकते हो, इनकंप्रेसिबल जो नहीं हो सकते, जैसे कि हवा आप कंप्रेस कर सकते हो, तभी तो इतने सारे कंप्रेसर आपके पास लगे हुए हैं। टायर में हवा भरवाने जाओगे, कंप्रेसर चल रहा होगा, वो क्या कर रहा है, कंप्रेस करके एयर को आपके टायरों के अंदर फिल कर रहा है। तो उसके कारण हो क्या रहा है, इतना वॉल्यूम को दबा के इतने वॉल्यूम में दे रहे हैं, तो एक्चुअली वो डेंसिटी बढ़ा के दे रहा है। पहले वही एयर ऐसे थी, आराम से बैठी थी, डेंसिटी कम थी, दूर दूर बैठे थे सारे उसके मॉलिक्यूल्स, आपने दबा के उसकी डेंसिटी बढ़ा के आपको दे दी, डेंसिटी बढ़ गई। अब मैं कहूं तो यहां डेंसिटी चेंज हो सकती है अगर ये कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, यहां से आया आगे जाकर दब गया और डेंसिटी चेंज हो गई, तो ये है, ये इक्वेशन आ गई कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, ठीक है। और अगर मेरे पास इनकंप्रेसिबल होगा, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, अगर इनकंप्रेसिबल मतलब जैसे कि पानी है। अब पानी को कभी सुना आपने 2 लीटर की पानी की बोतल मैंने दबा के 1 लीटर में भर ली? पानी दबता ही नहीं है। अब हम इतने वो हॉस्टल में खराब होते हैं सारे, क्या करते, पानी की बोतल भरनी 2 लीटर की, आगे वाला ढक्कन हल्का सा लगा देना, ज्यादा नहीं लगाना, बड़ा हल्का सा पानी रख लिया, यहां रख दिया बीच में कॉरिडोर में, सामने से कोई आ रहा है, हमने जंप करना और पानी की बोतल के ऊपर फोर्स, और वो ढक्कन जाता पूरा जोर से जाके गोली की तरह। वहां पता लगता था कि ये फोर्स क्या है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या है, और किस तरह से वो छोटे एरिया के ऊपर फोर्स लगाता है, कैसे गोली की तरह जाता है वो मोमेंटम। खाली बॉटल भी उतनी तेज जाती है। खाली बोतल में तो एयर है, एयर तो दब जाएगी ना। तो मैंने क्या किया, हमने पानी भरा हुआ है 2 लीटर की बोतल में, पानी है, ढक्कन पड़ा, हल्का सा लगाया, ज्यादा जोर से नहीं लगाया, और ऊपर जंप कर देना पानी की बोतल। अब पानी कंप्रेस नहीं होगा, वो जाके मारेगा जोर से और गोली की तरह निकलता वो, और जाकर जोर से लगता सामने वाले के। तो यहां पे क्या है, इनकंप्रेसिबल है पानी, इनकंप्रेसिबल है, आप 0.0005% आप उसको दबा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दबा सकते। तो मेरे पास इसके अंदर डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी अगर इनकंप्रेसिबल होगा। तो अगर इनकंप्रेसिबल होगा, डेंसिटी अगर वही की वही है, मतलब ρ1 इक्वल टू ρ2 है, तो ρ1 और ρ2 कट जाएंगे और रह जाएगा सिर्फ A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब क्या है, जिस दिन आपको ये बात मेरी समझ आ गई, आपको केमिस्ट्री हर जगह पे मजा आएगा, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, सब में मजा आएगा। क्या आप कभी भी ये लिख लेते हो लेकिन इसका मतलब नहीं समझते। इसका मतलब ये है कि इसकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की इक्वल है। अब आप खेल खेल सकते हो, कुछ मर्जी खेल खेल सकते हो इसके साथ, आप इसको बड़ा करो, इसको छोटा करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी वैल्यू लो, लेकिन मल्टीप्लाई करके दोनों बराबर आने चाहिए, और कुछ भी नहीं। अब मैं अगर करता हूं, मेरे पास एरिया ज्यादा है, मान लीजिए A1 ज्यादा है, ज्यादा मान लीजिए मैं कहता हूं 10 मीटर स्क्वायर है, ऐसे कुछ भी वैल्यू लिख लेते हैं। वेलोसिटी उसकी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी है, मैं उसका एरिया कम कर देता हूं, यहां जाके छोटा सा एरिया बना देता हूं। अब एरिया जो है A2 उसको मैंने कम करके मान लीजिए मैं कर दूं तो 1 मीटर स्क्वायर कर दिया। अब मेरे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ रहा है, 20, इसका भी 20 आना चाहिए, तो V2 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। आपने वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी 20, क्योंकि आपने 20 टाइम्स रिड्यूस कर दिया एरिया, एक बढ़ाओगे तो एक कम होगा। ये दुनिया और ये लॉ देखो फिक्स, आप नहीं बदल सकते, ये हो रहा है, हम इसका फायदा उठाते हैं। कहां उठाते हैं, हमने नोजल बना ली। आपने इवन ये देखा होगा जो बाल नहीं सुखाते ब्लोअर, उसमें एरिया आगे से छोटा कर देते हैं, जैसे बड़े वाला एरिया तो हवा वैसे नॉर्मल, आगे जाके एक तीखा लगा देते हैं, क्यों, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, तेजी से हवा लगे।
वो यही रीजन होता है। आप जहां भी देखोगे, आप कार धोते हो, कार धोने वाले जिसने आगे वाली नोजल होती है वो तीखी कर देते हैं, जो एरिया छोटा कर देते हैं, एरिया छोटा करके आप वेलोसिटी बढ़ा लेते हो। तो ये हमारा जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन इस तरह से कहते हैं। जल्दी बैठो बेटा, बहुत लेट आए बेटा, बैठो। चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन इस तरह से काम करती है कि हम एरिया अगर बढ़ाएं, यहां पे है आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ध्यान देना है। मल्टीप्लिकेशन अगर सही है तो आपका बातें सारी सही होंगी। इसी के बेसिस पे सारी चीजें धीरे धीरे बनानी स्टार्ट कर दी हमने। दिमाग चला थोड़ा सा, लिख लो इसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। एक हमारे पास टॉपिक है एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। तो ये क्या है, ये चाहते क्या है, ये सारी चीजें एक बात चाहते हैं हम इंसान, किसी के पास कितनी एनर्जी है और किस प्रकार की एनर्जी है, बस ये पता लग जाए और हम उससे कोई ना कोई काम ले लें। इंसान हर तरीके से किसी ना किसी, कोई चीज नहीं है जिसको छोड़े, वो चाहता है कि इससे काम ले। तो हमें क्या करना है, हमें एनर्जी पता करनी है किसी लिक्विड के अंदर कितनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक कंटेनर ले लेंगे और कंटेनर के अंदर हम देखेंगे यहां पे कि हमारे पास कंटेनर के अंदर मान लीजिए कोई लिक्विड है, इस तरह से हमने लिक्विड डाल दिया और इसके अंदर हम एनर्जी देखेंगे। एनर्जी मैं आपको बता दूं पहले ही, 3 तरह की हमारे पास एनर्जी होती है। एक होती है प्रेशर एनर्जी, जो उसके प्रेशर के कारण आती है, प्रेशर एनर्जी। और दूसरी होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल उसकी हाइट के कारण जो होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। और तीसरी हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये 2 एनर्जी हमने पहले ही बहुत अच्छे तरह से पढ़ी हुई है। ये हम कहेंगे तो हाफ mv² हम सबने पढ़ा हुआ है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। mgh हमें ये भी पता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने सारी पढ़ी हुई है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है इसमें प्रेशर एनर्जी में, ये क्या है। तो प्रेशर एनर्जी अगर आप देखना चाहते हो तो हमें क्या है, ये कहेंगे कि ये पानी जो है मान लीजिए यहां से लेके यहां तक फ्लो कर रहा है मान लीजिए, और ये x डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। अब मैं अगर देखूं ये एरिया A है मान लीजिए, जो एरिया A है उसको, ये पाइप गोल है तो मैं सर्कुलर एरिया दिखा रहा हूं कि पाइप गोल है यहां पर, तो इसको ये यहां से यहां फ्लो करा रहा है। हम कहेंगे कि वर्क डन जो है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो F इंटू एक्स लिख देंगे हम। तो हमारे पास क्या है, F इंटू एक्स हमारे पास आ जाएगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं एरिया को इधर ले जाऊं तो एरिया A छोटा लिखा है तो मैं छोटा लिख देता हूं, एरिया A इक्वल टू F। मैं क्या कर सकता हूं, एक और तरीके से इसको ये लिख सकता हूं, F क्या हो सकता है, P इंटू A इंटू एक्स, ये लिख सकता हूं। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा कि कितना वर्क डन उसने किया है, यहां से यहां कितना वो गया है। अगर मैं ये देखूं तो ये मेरे पास एरिया है और ये इसका डिस्टेंस है। अब हमें एनर्जी जो है, ये वाली एनर्जी, वर्क डन क्या है, एक्चुअली एक एनर्जी ही होती है। मैं अगर इसको निकालना चाहता हूं कि ये 2 तरीके से, कि पर यूनिट मास, एक निकलती है पर यूनिट मास, एक निकलती है पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसको पर यूनिट मास के हिसाब से देखेंगे और पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे। दोनों चीजें हम करेंगे। पहले हम कर लेते हैं मान लीजिए पर यूनिट मास के हिसाब से, पर यूनिट मास के हिसाब से। तो मास से डिवाइड करना है जस्ट, हमें कुछ नहीं करना, P इंटू A इंटू एक्स अपॉन मास से डिवाइड कर देना है। अब लेकिन मास जो है वही हमारे पास रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम इधर ले आए तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास। तो मैं अगर कर सकता हूं तो ये कर सकता हूं P इंटू A इंटू एक्स अपॉन मास जो है रो इंटू वॉल्यूम कर सकता हूं। अब लेकिन वॉल्यूम अगेन वही होता है क्या, हमारे पास एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया और ये लेंथ, ये वाला एरिया और इंटू लेंथ, तो A इंटू एक्स आ जाएगा। तो यहां से ये कट जाएगा, P अपॉन रो बन जाएगा। ये हो गया पर यूनिट मास हमने देखना है। लेकिन यही हम देखें कि पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखना हो, पर यूनिट वॉल्यूम हमें देखना हो तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला है P इंटू A इंटू एक्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास फिर अगेन A इंटू एक्स होता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम हम जब देखा तो ये मेरे पास प्रेशर ही निकल आया। तो वर्क डन हमने देखा कि पर यूनिट वॉल्यूम हमने निकाला तो वो प्रेशर ही निकल आया।
तो प्रेशर एनर्जी हम इस तरह से समझा सकते हैं। तो तीन तरह की एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये तीन तरह की एनर्जी हमारे पास होगा कि हमारे पास इसको भी अब ये वाला जैसे हमने निकाला कि पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको भी पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम दोनों को करेंगे। हम पहले इसको करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है mgh, लेकिन अगर हम इसको पर यूनिट मास से डिवाइड कर दें तो मास से डिवाइड करेंगे, मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m से m साफ साफ कट रहा है, तो gh हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, पर यूनिट मास है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो mgh अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी इस तरह से लिख ले, v वॉल्यूम इस तरह से लिख लो, तो वेलोसिटी का दिमाग में रहता है, वॉल्यूम इस तरह से इसलिए लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या गया, मास अपॉन वॉल्यूम अगर देखोगे ये, तो ये होता है रो, ये क्या होता है डेंसिटी, तो ये हमारे पास रो जी एच नया एक फॉर्मूला बन जाएगा, रो जी एच बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको भी अगर आप पर यूनिट मास निकालने की ट्राई करोगे तो ये हमारे पास m से डिवाइड होगा, m कट जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा बस। और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालना है तो ये हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर है, और ये नीचे वॉल्यूम लिख दूंगा मैं क्योंकि v 2 आ गए, तो मास अपॉन वॉल्यूम अगर देखोगे तो ये हमारे पास फिर से डेंसिटी बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा, रो बन जाएगा, तो ये मेरे पास हाफ रो v स्क्वायर बन जाएगा। और ये सब कुछ कर क्यों रही है, क्यों, कारण एक कि डेंसिटी को इजी है कैलकुलेट करना, डेंसिटी टेंशन नहीं होती, हमारे पास पड़ी होती है। पानी का मास क्या निकालोगे आप, कहीं पे हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है, पानी का मास कभी किसी ने तोला नहीं, कोई नहीं को तोलता, डेंसिटी सबको पता है। मैं इस फॉर्मूले और इस दोनों फॉर्मूले को अगर कंपेयर करूं ना, तो ये मेरे पास अगर देखा जाए हाफ एम वी स्क्वायर अगर करते, नीचे वॉल्यूम लिखते, तो कितना कुछ आपको पता करना पड़ेगा। पहले तो पानी का मास पता करना पड़ेगा, कितना मास पानी का आ रहा है, वो इजी नहीं है पता करना, वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। हमें सिर्फ डेंसिटी, पानी की डेंसिटी 1000 है, सबको पता है, आपको सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो आपको इजी बनाने के लिए फॉर्मूला, पानी ये फ्लूइड्स के केसेस में सारा डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, इसी के आसपास घूमती रहेगी चीजें, क्योंकि ये नॉन चीजें हैं, हमारे पास फिक्स चीजें मिल जाती हैं। पानी का 1000 है, हमें पता है, टेंशन नहीं। अगर 13600 मरकरी का है तो हमें पता है, हमें कोई टेंशन नहीं। इसलिए हम एक ऐसी चीजें फॉर्मूले बनाते हैं ताकि हमारे उस वैल्यू के अंदर डाल सके और इजी से कोई ना कोई उसका कैलकुलेशन की जा सके। समझ आई? ये हमारे पास तीनों एनर्जी इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये कारण है निकालने का, क्योंकि हमें यूज करना है इसको बर्नौलिस थ्योरम में। बर्नौलिस थ्योरम जो एग्जाम में आएगी ही आएगी, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, कैसे मर्जी कर लो, ये आनी ही आनी है। पता नहीं क्यों इनके साथ प्यार है, बर्नौलिस थ्योरम डाल देते हैं उनके, तो आगे करेंगे बर्नौलिस थ्योरम। चलिए ठीक है, इसमें आपको जितना इजी से करा सके। बेटा पता क्या है, डेरिवेशन के अलग अलग तरीके हैं, आपके सर क्या कराएंगे मुझे नहीं पता, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूं उसी से आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। वो आपके सर अगर कुछ और कराएं, उसमें ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं। कम से कम 3-4 तो मैं पढ़ चुका हूं कि यहाँ बुक में अलग है, तीसरी अलग बुक है। तो आपका अगर सर कहे नहीं सर ये ऐसे ऐसे करो, तो मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा सर ने कैसे करवाया। लेकिन मेरे वाले तरीके से अगर करोगे तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लिखो बर्नौलिस थ्योरम क्या होता है। बर्नौलिस थ्योरम, और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्यों आप देखोगे हर जगह पे बर्नौलिस थ्योरम की एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। आप हैरान हो जाओगे कि यहाँ हर जगह पे मिलेगी। तो बड़े ध्यान से समझना होता क्या है, किस तरह से हम इसको करेंगे। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि मान लीजिए कोई एक पाइप है हमारे पास। अब आप कहोगे सर ये टेढ़ी क्यों बनाई है, इस तरह से ऊपर क्यों जा रही है। रीजन बीइंग कि हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी दिखाना है कि पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ सकता है। ऐसे नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है हाइट के साथ। नॉर्मली आप जितनी भी पाइप देखते हो सारी आपको हमेशा एक लाइन में देखने को मिलेगी, ये जा रही है।
लेकिन अगर आप देखो कि पानी की टंकी में जाना है पानी, तो हमारी हाइट में जा रहा है पानी, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ रहा है। आपको कैसे करना है, बड़े ध्यान से सुनो। मुझे ये करना है कि यहां इस पॉइंट पे एनर्जी जितनी होगी टोटल, और इस पॉइंट पे एनर्जी जितनी होगी टोटल, वो दोनों पॉइंट पे एनर्जी का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर मैं कहूं, मान लीजिए मैं आपको देता हूं एक 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए का कोई नोट और 20 रुपए का नोट, ये दे देता हूं मान लीजिए 2, और ये दे देता हूं 2, और ये देता हूं 2। ये कितने हो गए, 10, 20, 40, कितने रुपए हो गए, 70। अब 70 रुपए आपके पास होने चाहिए शाम को, लेकिन आपके पास नोट बदल गए। आपका तो नहीं, मेरे पास तो अब तो 10-10 के हैं, मेरे को कितने हैं, आपको 7 नोट है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 70 के 70 पड़े हैं ना। अगर आपको नहीं, मैं ना एक्चुअली 5 के, तो जो कहूं कि ये 4 नोट है, ये 1 नोट है, और यहां पे मान लीजिए 2, कितने बन गए बेटा, 5 का 20, और ये 10, और ये कितने हो गए 40, तो 2 नोट, तो ये 40। तो आप कहोगे यार गड़बड़ होगी सर, मेरे पास अब तो 4 नोट है, ये 4 ये सिक्के हैं, और ये 1 नोट है, ये 2 है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह हमें एनर्जी को भी टेंशन नहीं देनी। एनर्जी चाहे जैसी मर्जी कोई बढ़े कोई घटे, हमें कोई टेंशन नहीं लेने देने की। हमें यह है कि भाई साहब टोटल एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए। अब आप इसके अंदर जो मैं सिक्के कह रहा हूं, पैसे कह रहा हूं, इसकी जगह पे प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों का सम शुड बी इक्वल टू, यहां पे भी प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का सम सेम होगा। हमें क्या दिक्कत है, अगर एक चीज कम हो जाए दूसरी बढ़ जाए, हमें कोई टेंशन नहीं। एक बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोटल सेम होना चाहिए। हम इसके अंदर लॉसेस नहीं ले रहे हैं, हम ये चला रहे हैं कि लॉसेस नहीं है। अगर यहाँ पे 100% एनर्जी थी, वहां पे भी 100% है, लेकिन रूप बदल गया, इसमें जो नाम है उसका वो बदल गया। और यही तो हमारे लॉ है एनर्जी के, कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप सिर्फ उसकी रूप चेंज कर सकते हो, यही हो रहा है एनर्जी के साथ। तो अब हम ध्यान से अब तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मेन आप बेस समझ लो, उसके बाद इजी है समझना। एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम क्या समझते हैं कि हमारे पास जितना वर्क हो रहा है, उतना वो वर्क हमारे पास हो रहा है, वो हमारा एनर्जी के इक्वल होगा। कितनी एनर्जी है हमारे पास, कितनी एनर्जी है हमारे पास। इस थ्योरम के बेस पे हम आगे चलेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास वर्क जो है वो निकाल लेंगे और एनर्जी निकाल लेंगे। आप क्या करो, इसको सेम इस तरह से बना लो, डायग्राम कुछ अलग सा बना हुआ है, आप इस तरह से बना लो। ये चाहे एग्जांपल भी लिख लो, 5 का कॉइन लिख लो इसको, चाहे ठीक है कॉइन लिख लो, इसको आप कह दो कि नोट है ये, और ये भी नोट है, ठीक है, इस तरह से लिख लो। सुनो, अब मेरे पास होगा क्या, हम ये समझेंगे कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो कौन कर रहा है और एनर्जी के चेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो हमारे पास वर्क डन जो है वो यहाँ पे प्रेशर के डिफरेंस के साथ कारण हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर जो है वो मान लीजिए P1 है, यहाँ का प्रेशर जो है वो P2 है, यहाँ का प्रेशर है, और यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है, इस तरह से हम मान लेते हैं। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर, जब हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे हमने पहले भी समझा था, इसी अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले को देखा, तो P हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P इंटू एरिया इंटू एक्स, हाँ, P इंटू एरिया इंटू एक्स, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था। तो अगर हम इसे देखें कि पर यूनिट टाइम के हिसाब से, अगर देखें कि पर यूनिट टाइम से अगर हम डिवाइड करें, इसे पर यूनिट टाइम के हिसाब से देखें, तो मेरे पास ये वाला जो है टाइम, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगा P इंटू A इंटू V, ये हमारे पास बन जाएगा। अब अगर मैं 1 पॉइंट पे देखूं कि ये 1 पॉइंट पे है, तो 1 पॉइंट पे एरिया 1 और प्रेशर 1 और V1, ये हमारे पास आ जाएगा कि प्रेशर इस पॉइंट पे है और A इस पॉइंट पे है और V इस पॉइंट 1 पॉइंट पे है। अब मेरे पास क्या है कि हम अगर देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। इसमें अगर देखें तो ये मास फ्लो रेट के इक्वल था,
ये क्या मास फ्लो रेट के इक्वल था। अगर मेरे पास डेंसिटी सेम हो, दोनों में डेंसिटी सेम हो, तो ये A1V1 इक्वल टू A2V2 और मेरे पास m डॉट अपॉन रो बन जाएगा। ये मास अपॉन रो बन जाएगा। रो जो है वो अगर सेम है, दोनों का कॉमन लेके हम उस तरफ ले जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A1V1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं P1 और m अपॉन रो लिख सकता हूं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये है 1 पॉइंट पे। सेम हमारा जो है वो 2 पॉइंट पे भी बनेगा। ये हमारा 1 पॉइंट पे था, ये हमारा 2 पॉइंट पे आ जाएगा। P2m बाय रो हमारा बन जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 पॉइंट पे। जस्ट हमें क्या करना है, प्रेशर का दोनों का इसमें डिफरेंस देखना है और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, वही हमारा ये वर्क बन जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, P2 ये हमारे पास क्या है, P1 m अपॉन रो माइनस P2m अपॉन रो, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर देखोगे एनर्जी, तो एनर्जी 2 तरह की हमारे पास है। यहां से एनर्जी पहले कम थी, ऊपर जाके ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा में से कम माइनस कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी बेटा, यहां पे ज्यादा हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज्यादा है, तो हम ज्यादा में से कम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास mgh2 जो है वो माइनस कर देंगे mgh1 में से। ये हमारा एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, ऊपर हमारे पास हायर एनर्जी, यहां पे लोअर एनर्जी, तो हम कह सकते हैं हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। इतनी सी बात समझ आई, इतनी सी समझ आई, कोई दिक्कत इसमें से? हमने क्या किया है सुन लीजिए, हमारे पास यहाँ पे वर्क में डिफरेंस देखा, वर्क देखा, और यहाँ पे एनर्जी में डिफरेंस देखा, वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी। अब जस्ट करना कुछ नहीं, जो जो हमारे पास है उनको वैल्यू को यूज करके हमने काम करना है। हम अगर देखेंगे, यहां देखो m है, m है, m है, m है, m है, m है, m सारा कैंसल आउट हो जाएगा, m सारा कैंसल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे m काट सकते हैं। और मेरे पास क्या है, हम रो के साथ इसको, रो जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय रो, मल्टीप्लाई जो कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय रो। तो रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो कट कैंसल आउट हो जाएगा, P1 माइनस P2 बन जाएगा, इक्वल टू हमारे पास देखेंगे तो रो GH2 बन जाएगा, रो GH1 बन जाएगा, प्लस ये रो V2 स्क्वायर बन जाएगा बाय 2, और माइनस हमारे पास ये है V1 रो स्क्वायर बाय 2। जस्ट हमें करना है प्लस वाली आइटम 1 वाली एक साइड कर दो, 2 वाली आइटम एक साइड कर दो। हमें क्या करना है, 1 वाली आइटम को एक साइड और 2 वाली आइटम को एक साइड कर देना है। P1 एक साइड, ये 1 वाला देखो कौन सा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, रो GH1, ये हमारे पास 1 वाला है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रो V1 स्क्वायर बाय 2। ये P2 देखो, ये P2 इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास ऑलरेडी यहां पे है ही है, प्लस रो GH2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाय 2। ये हमारे पास वही बात आ गई, ये 5 के कॉइन है, ये 10 के हैं, ये 20 के हैं। हमारे पास है प्रेशर एनर्जी, पहले वाला पॉइंट जो है वो है प्रेशर एनर्जी, और ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, और ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। 1 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे शुड बी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी एट 2 पॉइंट पे, हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट 2 पॉइंट पे, और काइनेटिक एनर्जी हमारा 2 पॉइंट पे। ये इक्वल होने चाहिए, इसका इक्वल होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसका फायदा क्या है, कि बर्नौलिस ने इतना जो सिर खपाई की, इसका फायदा कहां मिलेगा वो सुनो अब, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनना, इसकी एप्लीकेशन बड़ी ही जबरदस्त है, बड़ी ही मजेदार है। ये देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक चीज सिंपल सी, अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई पाइप है, इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से मान लीजिए कोई पाइप है, और हमारे पास क्या है कि यहां 1 पॉइंट है, यहां पे 2 पॉइंट है, मान लीजिए इस तरह से कोई पाइप बना दी, और इसके अंदर जब पानी फ्लो होगा, तो अब एक पॉइंट बड़े ध्यान से देखना कि अगर धरती से इस पॉइंट की हाइट और इस पॉइंट की हाइट देखें तो ये सेम है,
मतलब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कोई भी नहीं आएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको टेंशन नहीं है, इसमें भी उतनी पोटेंशियल एनर्जी है जितनी हाइट इतनी थी, इसकी भी उतनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी की टेंशन नहीं है। अभी एक बार पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दो तो रह क्या गया, प्रेशर एनर्जी 1 पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी 1 पॉइंट पे, प्रेशर एनर्जी 2 पॉइंट पे, प्रेशर एनर्जी 2 पॉइंट पे और काइनेटिक एनर्जी 2 पॉइंट पे, ये इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर मेरे पास यहां पे हायर प्रेशर है, यहां पे मेरे पास हायर प्रेशर है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर मैं कह दूं कि मान लीजिए प्रेशर एनर्जी मेरे पास कहीं किसी पॉइंट पे 200 है और काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए किसी पॉइंट पे 50 है, तो आ गया 250। मैं गया इस पॉइंट पे, यहां पे जाके मुझे पता लगा कि ये वैल्यू तो चेंज हो गई, यहां पे प्रेशर एनर्जी जो है वो चेंज हो चुकी है और काइनेटिक एनर्जी बदल चुकी है। अब काइनेटिक एनर्जी है मान लीजिए वो 150 हो गई और प्रेशर एनर्जी कितनी रह जाएगी, सिर्फ 100। आपको इससे पता लगेगा कि प्रेशर एनर्जी चेंज की जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी आपस में दोनों इंटरलिंक्ड है। आपको मैंने स्टार्टिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स में बताया था कि आप एक चीज करा सकते हो फ्लूइड से, या तो प्रेशर बढ़वा लो या उससे भगवा लो, काइनेटिक एनर्जी लगवा लो। अब जब भी किसी चीज से प्रेशर एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करोगे तो यहां वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। यहां पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, प्रेशर एनर्जी ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, आराम से चलेगा फ्लूइड, धक्का मारते हुए पूरा ऊपर जोर लगाते जाएगा। हम जो प्रेशर को समझते कुछ और समझते हैं, लेकिन प्रेशर कोई और चीज होती है। हम अगर ना, अब इसमें एक और आपको कंफ्यूज करने वाली बात समझाने वाला हूं, ये बीटेक में भी नहीं समझ आती लोगों को, बड़े ध्यान से समझना। यहां क्या दिक्कत है, मैंने क्या कहा, यहां पे अगर एरिया ज्यादा है, एरिया यहां पे ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। यहां पे एरिया कम हो गया, एरिया कम हुआ तो मेरे पास प्रेशर एनर्जी जो है वो कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अगर मैं इसको दूसरी टर्म में बोलूं ना, लोगों को कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज होते कैसे, मैं कहता हूं इफ एरिया डिक्रीजेस then pressure energy also decreases। और बच्चे यही दिक्कत खा जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि सर प्रेशर तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, एरिया हमारे पास कम होगा तो प्रेशर भी तो बढ़ना चाहिए, और यहां पे तो उल्टा हो रहा है, यहां पे उल्टा हो रहा है, तो इसीलिए दिक्कत आती है। वहां पे प्रेशर की बात होती है, प्रेशर एनर्जी की बात नहीं। बच्चे प्रेशर और प्रेशर एनर्जी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप देखोगे प्रेशर एनर्जी जब हम देखते हैं तो वो इस तरह से हम पाइप के अंदर कह रहे हैं, प्रेशर एनर्जी जो है वो पाइप के अंदर फ्लूइड लगा रहा है इस तरह से। हम जो प्रेशर समझते हैं वो लगता है जैसे ना मैं आपको कहूं कि पाइप है, आप कार धो रहे हो, बाइक धो रहे हो, आगे से पाइप का मुंह छोटा कर दो, तो वहां पे आप कहोगे सर देखो एरिया कम हो गया, तो मैं कहूंगा एरिया कम हुआ तो यहां पे प्रेशर एनर्जी कम हो गई, तो आप कहोगे ये तो प्रेशर बढ़ रहा है सर। हमारी दिक्कत है कि आम भाषा की प्रेशर और हमारा प्रेशर एनर्जी में डिफरेंस है। आप जब भी पाइप रिड्यूस करते हो आप प्रेशर नहीं यहां पे बढ़ा रहे, आप यहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो। वो अलग बात है कि वहां जाके जब लगेगा, मुंह पे उसके लगेगा, तो वहां पे उसके ऊपर क्या लग रहा है प्रेशर, वो अलग है। इस पाइप के अंदर की कंडीशन क्या है वो अलग है, पाइप के अंदर की कंडीशन कुछ अलग होती है। तो जहां भी हमारे पास एरिया कम हो जाएगा वहां पे वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। मैं कुछ इस तरह से आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीज समझ आ जाएगी, आगे से कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। वैसे तो कंफ्यूजन वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं। यहां ये देखते हैं, ठीक है, छोटी सी एग्जांपल है जिससे आपको चीज समझ आ जाएगी, फिर शायद आप कंफ्यूज नहीं होगे। काइनेटिक एनर्जी, ये देखो बेटा, अगर मैं ये 2 पेजेस लेता हूं और इसके अंदर अगर ब्लो करता हूं हवा, एयर ब्लो करता हूं, तो ये पेजेस किधर जाने चाहिए, बाहर की ओर, ऑपोजिट। ये देखो ये क्या हो गया, क्यों,
क्या हो गया आपके कॉन्सेप्ट्स को? यहां पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी मैंने और प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगी। यहां पे है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे अभी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन जैसे ही आपने यहां प्रेशर एनर्जी कम हो गई, यहां पे प्रेशर कम हुआ, यहां पे ज्यादा है, उसने दबा दिया। कभी देखा है ऐसा? आपने सारी जिंदगी देखा है। कैलेंडर टंगा होता है बेटा, कैलेंडर टंगा होता है, कैलेंडर टांगो, फैन चलाओ, आपका हमेशा कैलेंडर ऊपर की ओर जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि यहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यहां पे प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। यहां पे एक एटमॉस्फेरिक, यहां भी एक एटमॉस्फेरिक, लेकिन जब ऊपर से एयर आएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यहां प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी और उठा देगा ये इसको, ये को उठा देगा। हम अगर देखें कि हमारे पास अगर कोई छत डाल रखी है इस तरह से, अगर कोई छत है इस तरह से, किसी ने कच्चा घर बना रखा है, कच्ची छत डाल रखी है, अब अगर देखोगे तो यहां से एयर ब्लो करती है, पूरी तेजी से जाती है। अगर हवा इसको दबाए तो बड़ा अच्छा है, उड़नी थोड़ा चाहिए छत, लेकिन ये छत उड़ जाती है। कभी देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, जो टीन की छत डाल रखी है सारी उखड़ जाती है सारी। क्यों? क्योंकि यहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और प्रेशर एनर्जी कम हो गई, प्रेशर एनर्जी कम हो गई। यहां पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बजाय यहां पे एक था, यहां पे भी अंदर भी, घर के अंदर भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, दोनों ने बैलेंस रखा हुआ था। यहां से भी एक, यहां भी एक, छत कहीं नहीं जा रही, लेकिन यहां जैसे ही कम हुआ इसने उड़ा दिया छत को, छत उड़ जाती है वहीं की वहीं। और ये सारे खेल खेलते हैं, सारी दुनिया में खेले जा रहे हैं। आप अगर देखोगे, आपको देखा होगा, वो नाई होते हैं जो, उनके पास एक स्प्रे वाला पंप होता है, तो वो जो होते हैं वो बार्बर के पास इस तरह से, हमारे पास एक इस तरह से एक टैंक सा होगा, पानी होगा उसके अंदर, और यहां से वो क्या करेगा, ये आगे जाएगी, ये एक पाइप होती है। वो यहां पे क्या है, यहां पे जब छोटा एरिया होता है, वहां से जब एयर जाती है तो यहां पे लो प्रेशर बना देती है। जैसा काम हम कोक पीने में करते हैं कि कोक का पीते वक्त मुंह छोटा करके यहां लो प्रेशर बना देते हैं, कोक ऊपर आती है, इसी तरह ये भी काम होता है। जब आप पंप अप करते हो, यहां से कम एरिया में से हवा तेजी से निकलती है, उसको जल्दी जल्दी करता है। वो करने से क्या होगा, यहां लो प्रेशर बनेगा, यहां पे हाई प्रेशर है, ये ऊपर आके अपने आप पानी ऊपर आ जाएगा। ये सारे खेल दुनिया में चल रहे हैं। आप बाइक के पीछे बैठो, आगे वाले मत करना, जो पीछे बैठेंगे बाइक के हाथ ऐसे करो, बाइक के पीछे बैठ के हाथ ऐसे करोगे, आपका हाथ अपने आप ऊपर हो जाएगा। आपने कभी ये पंगे करके देखे? नहीं करने का ना, लड़के ज्यादा पंगे लेते हैं ये वाले। हम पीछे बैठे हैं, बाइक पे पीछे बैठे हैं, बाइक के पीछे बैठे, आप हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करोगे, अपने आप हाथ अपना ऊपर हो जाएगा। हम ये बस में करते थे छोटे होते, मम्मी वो मादर अंदर कर हाथ, हमने बस के बाहर का हो गया हाथ, हो गया। और यही एरोप्लेन में होता है। प्लेन्स में क्या है कि विंग्स है। आपको कभी हैरान नहीं होती, भागता है, चलो प्लेन में मान लिया, क्योंकि अगर कहें कि लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से कि पीछे की ओर अगर फोर्स लगाएंगे चीज आगे आती है, ठीक है, ऊपर कैसे जाती है? ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि आप लो प्रेशर क्रिएट करा देते हो। जैसे ही आपके विंग्स है, भगाना पड़ता है हवाई जहाज को, कभी भी ऐसे नहीं उड़ गया, नहीं, उसको भगाते हैं। रनवे, कितने किलोमीटर का रनवे है, भगाओ, और स्पीड और स्पीड और स्पीड। जैसे ही वो करता है, यहाँ पे लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर, उड़ गया, उड़ा दिया उसने। हाई प्रेशर, नीचे वाले प्रेशर ने उसको उड़ा दिया। तो ये सारा कुछ बर्नौलिस ने समझाया था, ये सारी चीजें बर्नौलिस ने बताई थी कि आप अगर प्रेशर एनर्जी को कम करना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दो। ये सारे पंगे उन्होंने कराए हुए हैं। तो बर्नौलिस थ्योरम ये समझाती है हमें, जो हमें नहीं समझ आता। इतनी सारी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी, आप हैरान हो जाओगे कि हर जगह पे बर्नौलिस थ्योरम यूज की हुई है। समझ आया? देवी देवताओं, यस सर। हमारी जान लग जाती है, आपको समझ आए ना आए। ठीक है, आगे चलो।